बिहार क्रांति और प्रतिक्रांति की भूमि है। इसी बिहार में प्राचीन भारत में क्रांति हुई थी और उसी क्रांति को पलटकर प्रतिक्रांति, ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रांति इसी बिहार में हुई थी और पटना पाटलिपुत्र जो उस वक्त कहलाता था, यह उसका केंद्र बिंदु था। जिन जातियों को व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, उनका एक समान उद्देश्य होना चाहिए। समान उद्देश्य आज शोषित और शासित जातियों का एक समान उद्देश्य नहीं है। ये एक कटु सत्य है। डी.के. खापर्डे, जिन्हें बामसेब के कार्यकर्ता आदर से खापर्डे साहब कहते हैं, बामसेब की संकल्पना तथा अवधारणा रखने का श्रेय जिन्हें जाता है, वे डी.के. खापर्डे उन दंत कथाओं में नहीं रहे जिन्हें ज्यादातर बताया जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के पश्चात, खासकर 1975 के बाद बहुजन आंदोलन में देश भर में जो उभार आया, उसका इतिहास डी.के. खापर्डे साहब के कार्य और नेतृत्व को नकार कर नहीं लिखा जा सकता। आइए जानते हैं उनके कार्य और नेतृत्व के बारे में। डी.के. खापर्डे अर्थात देवीदास कवड़ूजी खापर्डे, घर के लोग, उनके दोस्त उन्हें देवी के नाम से पुकारते थे। नागपुर में 13 मई 1939 में जन्मे पले बड़े डी.के. खापर्डे का बचपन से ही फुले अंबेडकर आंदोलन से नाता रहा। अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नागपुर में लाखों लोगों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, तब डी.के. खापर्डे करीब 17 वर्ष की उम्र के थे। तब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बौद्ध जन पंचायत और समता सैनिक दल का संगठनात्मक रूप से नागपुर एक बड़ा गढ़ था। बताया जाता है कि समता सैनिक दल में देवी काम करते थे। उनके कई मित्र थे, उन्हीं में से एक थे महेशकर, जिनके साथ उनके मरते दम तक मित्रता रही। बस्तियों में पले बड़े देवीदास ने अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी की। बाकी युवाओं जैसा ही उनका एक हुलिया था, बड़े बाल, दुबले पतले, करारी आवाज, किसी से भी भिड़ जाना। समता सैनिक दल में सहभागी होने के कारण इस युवा में एक योद्धा तैयार हो रहा था, जिसने आगे चलकर पूरे देश में समर्पित कार्यकर्ताओं, जिन्हें आज कैडर कहते हैं, को निर्माण करने की संगठनात्मक यंत्रणा निर्माण की। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के बाद वे पुणे के फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट अर्थात FTI में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन उनकी बीएससी डिग्री होने के कारण उन्हें पुणे में डिफेंस विभाग में नौकरी लग गई। नागपुर जैसे ही पुणे यह फुले अंबेडकरी आंदोलन का केंद्र था। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहूजी महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे आदि के जीवन संघर्ष से पुणे में आंदोलन का प्रभाव था। यह न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक गतिविधियों का भी एक केंद्र रहा। पुणे में नौकरी पर लगने के बाद देवी अर्थात देवीदास अब डी.के. खापर्डे के नाम से मित्रों में परिचित हो गए। बहुत ही करीबी मित्र उन्हें डी.के. इस नाम से भी पुकारते थे। पुणे में उनकी डिफेंस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुए अधिकारी पंजाब से आए कांशीराम से पहचान और आगे गहरी मित्रता हो गई। कांशीराम कद काठी में हट्टे कट्टे और लंबे कद के थे। गोरे रंग के कांशीराम की कांति प्रभावशाली थी, लेकिन उन्हें युवा डी.के. खापर्डे के द्वारा फुले अंबेडकरी विचारधारा पर उनके विचार, तीखे सवाल और अर्थपूर्ण बातों ने प्रभावित किया। पुणे भले ही शिक्षा और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज का बड़ा हिस्सा बस्तियों में 10x10 के घरों में ही गुजर बसर करता था। सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले इस समाज का एक संख्या के रूप में राजनीतिक नेता हमेशा अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। डी.के. खापर्डे वहां भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल और आरपीआई की मीटिंगों में देखने सुनने जाया करते थे। इन नेतागणों के साथ उनकी बहस भी होती थी। अपने ही नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं और समाज का हो रहा दुरुपयोग देखकर उन्हें चिढ़ आती थी। समाज पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को यह नेता लोग इस प्रकार से भुनाते थे कि उनकी नेतागिरी चमक उठे। इन सब बातों को देखते हुए युवा डी.के. खापर्डे
राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे थे। ऐसे में ही महाराष्ट्र और गुजरात दो राज्य बन गए। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र एक स्वतंत्र राज्य बन गया। मुंबई इसकी राजधानी बन गई। 1962 में चुनाव में महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी यह प्रमुख पक्ष थे। 1960 के बाद आरपीआई के नेताओं ने आरपीआई का कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जबकि उस वक्त आरपीआई को महाराष्ट्र में खड़ा होने के लिए एक बड़ा मौका था। अन्य पार्टियों जैसे ही यह भी एक बड़ी दावेदार पार्टी थी। शेतकरी कामगार पार्टी, कम्युनिस्ट यह एक ही विचार के लोग थे, समाजवादी कांग्रेस का ही एक हिस्सा रहे थे। इसलिए कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बाद आरपीआई एक बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में होनी चाहिए थी। लेकिन 1967 में लोकसभा चुनाव में आरपीआई ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। इसी को लेकर महाराष्ट्र में दादा साहेब गायकवाड़ और अन्य नेताओं के विरोध में कार्यकर्ता खड़े हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर पुणे स्थित संत गाडगे बाबा धर्मशाला में आरपीआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। कार्यकर्ता के तौर पर डीके खापर्डे भी साथी मित्रों के साथ वहां गए थे। मीटिंग में बड़ी गहमागहमी हुई। कार्यकर्ता गठबंधन का विरोध कर रहे थे, लेकिन दादा साहेब गायकवाड़ और अन्य अड़े थे कि गठबंधन होना चाहिए। शाम को उस मीटिंग में संगठन में बिखराव पैदा हुआ। इस बिखराव और संभ्रम को देखकर युवा डीके खापर्डे और उनके साथी अत्यंत गुस्से भरे और दुखी मन से लौट आए। 1967-68 में युवा डीके खापर्डे 29 वर्ष के थे। इसी दौरान उनके सरकारी विभाग में कर्मचारियों के लिए बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती पर छुट्टी को लेकर कार्यालय प्रशासन में एक विवाद निर्माण हुआ। कर्मचारियों की तरफ से दीना भाना बात रख रहे थे। छुट्टी न मिलने के कारण कांशीराम और एक अधिकारी में गहमागहमी हुई, जिसमें कांशीराम जी का सस्पेंशन ऑर्डर निकला और खापर्डे साहब की ट्रांसफर हुई। कांशीराम और खापर्डे इन दोनों की वैचारिक रूप से गहरी मित्रता हो गई। इसी दौरान पुणे के पास एक जातीय अत्याचार की घटना हुई, जहां वे गए। दूसरी ओर समाज में तब एक ऐसा माहौल निर्माण हो गया था कि राजनीतिक गतिविधियों से सामाजिक गतिविधियां प्रभावित हो गई थी। डीके खापर्डे साहब, कांशीराम साहब और उनके साथी इस बात को लेकर परेशान से थे। इसका हल ढूंढने के लिए वे बाबा साहब और फुले साहब के आंदोलन का अध्ययन करने लगे। डीके खापर्डे हमेशा बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित एनालिसिस ऑफ कास्ट पर कांशीराम और साथियों से चर्चा करते थे। सारी परिस्थिति के परिणाम स्वरूप उन्होंने आंदोलन के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, इस पर सोचना शुरू किया। फुले साहब और बाबा साहेब द्वारा लिखी किताबें वे पढ़ते रहे, कई लोगों से मिलते रहे। अपने नौकरी पर कार्यालय के साथियों से, बस्ती के कार्यकर्ता नेताओं से वे चर्चा करते रहे। खापर्डे जी और कांशीराम जी दोनों आपस में घंटों चर्चा विमर्श किया करते थे। इन्हीं विचारों से एक ऐसे संगठन का निर्माण करने की सोच सामने आई। पहले बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, जिसे बामसिया कहा जाता था, का निर्माण हुआ। यह बात 1968 से लेकर 1971 की बात है। यह कार्य करते हुए खापर्डे साहेब और कांशीराम जी को समझ में आया कि इन कर्मचारियों की ताकत को केवल उनकी अपनी कार्यालयीन समस्याओं को सुलझाने में उलझाए न रखते हुए समाज के आंदोलन के लिए उपयोग में लाना चाहिए, जिसके लिए उनके निर्माणकर्ताओं ने उनका निर्माण किया था। बामसिया से बामसेब का जन्म हुआ, अर्थात बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन से दी ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। इसमें प्रारंभ से ही संविधान में उपयोग की हुई शब्दावली अर्थात बैकवर्ड, एससी, एसटी और ओबीसी का उपयोग किया गया है। यह केवल नाम के लिए नहीं, बल्कि काम के लिए यह नाम निश्चित किया गया था। बामसेब की अवधारणा 1973 में हुई और यह निश्चित किया गया कि 1978 को दिल्ली में बर्थ ऑफ बामसेब कन्वेंशन लेकर इसकी स्थापना की जाएगी। 1973 से 1978 इन 5 वर्षों में बामसेब को ऑल इंडिया लेवल पर खड़ा किया गया तथा महत्वपूर्ण कार्यशालाओं का और प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करके संगठन के कार्य का रोड मैप भी तैयार किया गया। 1978 के बाद आने वाले 2-3 दशकों में कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, इसके ऊपर गहरा चिंतन किया गया। 1978 को बामसेब के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम के नेतृत्व में बर्थ ऑफ बामसेब
कन्वेंशन दिल्ली में लिया गया। इसके बाद से बामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किए गए। बामसेप की यह नीति तय हुई कि जो कार्य आंदोलन के लिए करने चाहिए, लेकिन बामसेप एक संगठन की संरचना के तौर पर नहीं कर सकती, उन कार्यों को करने के लिए जो व्यवस्था बन सकती है उसे बनाई जाए। 1982 से 1984 के बीच सामाजिक और राजनीतिक कार्रवाई के लिए 2 संगठनों का जन्म हुआ। उन्हें DS4 और BSP के नामों से जाना जाता है। कांशीराम जी ने पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों में ध्यान देने का अपना रास्ता चुना और खापर्डे साहब ने बामसेप की मूल अवधारणा और योजना के मुताबिक कार्य करना पसंद किया। 1984 से 1986 के बीच इन दोनों में इस पर काफी मंथन हुआ। 1987 में बामसेप को उसकी मूल अवधारणा और योजना के मुताबिक कार्य करने हेतु पूर्णतः अपने हाथों में लेते हुए जो कैडरों की टीम इस विचार के साथ जुड़ी हुई थी, उसे लेकर बामसेप को पंजीकृत करते हुए कार्य शुरू किया। DK खापर्डे साहब का हमेशा ये मानना था कि जिस कार्य में बामसेप एक संगठन के नाते नॉन का टैग लगाकर काम कर रही है, उस कार्य के लिए जैसी कैडरों की ताकत खड़ी होगी, वैसे वैसे वह ऑन किए जाएंगे। इसलिए उन्होंने 1986 के बाद अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर पूरी तरह से इस कार्य में झोंक दिया। पायनियरिंग लीडरशिप अर्थात प्रथम अन्वेषक तथा अग्रणी नेतृत्व होने के नाते उनके सामने 5 बड़े कार्य थे। बामसेप का देश के सभी राज्यों में संगठन का स्ट्रक्चर खड़ा करना, जिस आंदोलन के लिए यह संगठन खड़ा किया जा रहा है उसके अंतर्गत हर स्तर पर नेतृत्व तैयार करना तथा आंदोलन को चलाने एवं समाज को जोड़ने के लिए विचारधारात्मक कार्यक्रम निश्चित करना, यह उनके लिए प्राथमिकता रही, जिसे उन्होंने अपने जीवन काल में निभाया। उन्होंने अंतिम लक्ष्य, विचारधारा, उद्देश्य और संगठन को अत्यंत महत्व दिया। उन्होंने कहा, जब विचारधारा और संगठन में विवाद निर्माण हो तो विचारधारा को प्राथमिकता देनी चाहिए। संगठन तो फिर भी बनाए जा सकते, लेकिन जब संगठन और व्यक्ति में विवाद निर्माण हो तो संगठन को प्राथमिकता देनी चाहिए। खापर्डे साहब ने अपने जीवन काल में बामसेप की भूमिका स्पष्ट करते हुए पूरे देश भर में भ्रमण किया। एक शहर से दूसरे शहर या तो ट्रेन से या फिर बस से जो भी साधन मिले पहुंच जाते थे। नए क्षेत्र में संगठन को स्थापित करने के लिए उन्होंने स्वयं प्रयास किए। यह कार्य उन्होंने उस वक्त किया जिस वक्त पोस्ट द्वारा पत्राचार, टेलीग्राम या महंगा टेलीफोन ही संदेश का साधन था। आंदोलन और संगठन संबंधी कार्यकर्ताओं की शंकाओं को दूर करने पर वे बल देते थे। इसलिए उन्होंने हमेशा समसामयिक विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित की। आंदोलन के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं का निर्माण करना यह उनके लिए हमेशा प्राथमिकता रही। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों की संख्या में ट्रेनिंग कैंप और संगोष्ठियों को संबोधित किया। उनके अनुसार बिना संगठन के नेतृत्व कुछ भी नहीं है। उन्होंने संगठन और आंदोलन में हमेशा नेतृत्व निर्माण हो, इस पर ध्यान दिया, लेकिन नेतृत्व हमेशा नैतिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, यह उनका मानना था। कार्यकर्ताओं को उन्होंने हमेशा नेतृत्व से ज्यादा संगठन पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि ब्राह्मणवाद जैसी विचारधारा के साथ संगठन की ताकत से ही लड़ा जा सकता है। 6000 से ज्यादा जातियों के टुकड़ों में बटे समाज को संगठन के माध्यम से ही एक किया जा सकता है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए SC और OBC की फुले अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर सामाजिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को तेज करना उन्होंने अनिवार्य बताया है। सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए सर्वप्रथम यह वर्ग जिस हिंदुत्ववादी, समाजवादी अथवा साम्यवादी विचारों से जुड़ा है, वहां से उसे तोड़कर फुले अम्बेडकरी विचारों से जोड़ना होगा, ऐसा उनका मानना था। इसके लिए उन्होंने एक सामाजिक पहचान की संकल्पना पर जोर दिया। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब द्वारा दी गई मूल निवासी पहचान को उन्होंने मूल निवासी बहुजन पहचान के तहत समाज में फैलाने के लिए विचारधारात्मक और ऐतिहासिक आधार पर विश्लेषण किया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अलग अलग विचारविदों, शोधकर्ताओं, इतिहासकारों के साथ हमेशा संवाद एवं संपर्क रखा। SC, ST, OBC और धर्मांतरित अल्पसंख्यक में से न केवल अनेकों को प्रेरित किया, बल्कि विभिन्न स्तर के नेतृत्व को प्रभावित भी किया। उन्हें दक्षिण भारत में पेरियार EV रामास्वामी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने सम्मानित भी किया। अपने विचारशील वक्तव्यों एवं लेखों के माध्यम से उन्होंने फुले अम्बेडकर विचारधारा तथा आंदोलन को स्पष्ट किया। इसके लिए वे पूरे देश में भ्रमण करते रहे। उनका मानना था कि जब तक संगठन का आधार, कैडर, राष्ट्रव्यापी स्वरूप
और समाज के विभिन्न घटक नहीं होते हैं तब तक आंदोलन सफल नहीं हो सकता। बुद्धिजीवी वर्ग और जनसामान्य को जागृत एवं संगठित करने के लिए, संगठन को तैयार करने के लिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड और चौक को तथा संगोष्ठियों को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने समाज को फील्ड की अर्थात खेती की मिसाल दी और कार्यकर्ता द्वारा समाज में खुले अम्बेडकरी विचारधारा के प्रचार प्रसार के कार्य को फील्ड वर्क कहा। वे हमेशा कहते थे कि संगठन के दो पहलू हैं, एक विचारधारात्मक और दूसरा संगठन को बनाने और चलाने का। संगठन को बनाने और चलाने की तकनीक तथा आंदोलन को बढ़ाने की तकनीक के बारे में प्रशिक्षण पर उन्होंने हमेशा जोर दिया, क्योंकि विचारों में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन नहीं हो सकता, इस बात पर वे अड़िग थे। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए बामसेब भवन की संकल्पना पर वे कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा चर्चा करते थे। बामसेब का एक केंद्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र हो तथा अलग अलग शहरों में कार्यालय हो, यह उनका कहना था। बामसेब के कार्यकर्ताओं ने उनकी स्मृति में डीके खापर्डे मेमोरियल ट्रस्ट बनाकर नागपुर में 27 एकड़ जमीन खरीदकर एक भव्य प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है, जिसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति संस्थान नाम दिया गया है। संगठन को चलाने एवं विचारधारा का प्रचार प्रसार करने हेतु संगठन के पास अपना विचार पत्र होना चाहिए, इसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहे। बामसेब की अवधारणा के समय से ही वे इस पर गंभीर थे। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, बंगाली आदि भाषाओं में संगठन का साहित्य प्रकाशित हो, इस पर हमेशा जोर दिया। हिंदी, अंग्रेजी और मराठी भाषाओं में उन्होंने कई लेख लिखे। बामसेब जिस कार्य के लिए स्थापित की गई उसको कहां तक हासिल कर रहे हैं, इसे वे हमेशा संगठन के कार्यकर्ताओं की संख्या, प्रशिक्षण तथा संगठन के भौगोलिक विकास और विस्तार की तुलना में देखते थे। बामसेब जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए बनी है, उसके लिए बुद्धि, समय, पैसा, श्रम और हुनर देने के लिए उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं को तैयार किया। दिसंबर 1999 में हुए बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन में ही वे खुद को बीमार महसूस कर रहे थे। जनवरी में उन्हें पुणे जाने के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल में ही 29 फरवरी सन 2000 में उनका देहांत हुआ। उनको आखिरी सैल्यूट करते हुए बामसेब के कार्यकर्ताओं ने इस आंदोलन को और तेज गति से फैलाने की कसम ली। उनके निधन के बाद बामसेब पर व्यक्तिवाद और तानाशाही के रास्ते अनैतिक चरित्र के हाथों में जाने का खतरा निर्माण हुआ था। बामसेब के कार्यकर्ताओं ने इसे पहचान कर उस संकट से संगठन को बाहर निकालकर 20 वर्षों में बामसेब को उसकी मूल अवधारणा के तहत देश भर में खड़ा किया। मेरे माँ की याद आ रही है। वो मर गई है, कुछ साल हो गए हैं, लेकिन उसकी याद इसलिए आ रही है, इस आज के इस विषय के संदर्भ में याद आ रही है। 1957 में मैंने मैट्रिक पास की और मैं कॉलेज में एंटर हुआ। मेरी माँ ने सड़क पर खड्डे खोदने का, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, वहां मजदूरी करके मुझे पढ़ाया, लिखाया। जब मैं मैट्रिक पास हुआ तो मेरी माँ अचानक बीमार गिर गई, लेकिन बीमार गिरने के बावजूद अपने पेट को पल्लू कसकर बांधते हुए, क्योंकि पेट की बीमारी थी, दर्द होता था, तो दर्द ना हो इसलिए पेट को कसकर पल्लू बांधकर वो काम को जाती थी। मैंने एक दिन उसको कहा कि भाई मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होती, ये तेरा जो हाल है ये देखा नहीं जाता, मैं नौकरी कर लेता हूं कहीं। उन दिनों में मैट्रिक पास लोगों को भी नौकरियां लगती थी। तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, 2, 4, 5 साल की बात है, पढ़ो कॉलेज और कॉलेज वॉलेज पढ़ के बड़ा आदमी बनो, क्योंकि मैट्रिक पास से बड़ा आदमी नहीं बनने वाले आप, कॉलेज पढ़ के बड़ा आदमी बनो। तो मैंने उसको पूछा भाई कितना बड़ा आदमी, तो उसने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा बड़ा आदमी बनो। वो तो अनपढ़ थी, गवार थी, लेकिन
उसने मुझे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का के जैसा बड़ा आदमी बनो। मुझे अभी भी अपने बारे में शक है कि बड़ा आदमी बनना तो बहुत दूर है, मैं आदमी भी बन पाया कि नहीं पाया। आज हमारे समाज में हजारों लोग बड़े आदमी बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आदमी बने हुए हैं, लेकिन बाबा साहब ने इसी बंबई शहर में एक भाषण में संत कबीर का, महात्मा कबीर का उल्लेख करते हुए ये कहा था कि महात्मा कबीर को किसी ने साधु कहा तो महात्मा कबीर ने उसको डांटा। उसने कहा कि भाई मुझे गाली क्यों दे रहे हो? वो कहता है कि भाई ये तो गाली नहीं है, ये तो मैंने आपको साधु का, संत का। तो वो कहते हैं कि इस देश में मानुष बनना कठिन है तो साधु क्या बने। तो बाबा साहब ने अपने भाषण में ये कहा कि भाइयों, अरे मानुष बनो, आदमी बनो। आदमी बनना बहुत मुश्किल काम है। आज हमारे समाज में बड़े आदमी बनने के लिए होड़ लगी हुई है, स्पर्धा लगी हुई है, लेकिन आदमी बनने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। Thank you.